आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट का मूड पॉजिटिव, लेकिन एक कंसोलिडेशन मार्केट में देखने को मिल रहा है। एक दायरे में कारोबार होते हुए दिखाई देगा। कल हमने निफ्टी में रिकॉर्ड हाइस बनते हुए देखे, दिन की ऊंचाई पर भारतीय बाजार बंद हुए। हालांकि आज के कारोबार में भी दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही मार्केट ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अब तक का जो ट्रेंड रहा है वो थोड़ा सा रेंज बाउंड और वॉलेटिलिटी भरा रहा है। हालांकि निफ्टी 22,150 के आसपास फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी हो या मिड कैप्स हो, सिमिलर एक्शन आपको वहां भी देखने को मिलेगा। मिड कैप के साथ निफ्टी बैंक लेकर आते हैं। निफ्टी बैंक कंपैरेटिवली आज आउट परफॉर्म कर रहा है, 1% की तेजी के साथ ही ट्रेड कर रहा है। 400 अंकों से ज्यादा की बढ़त है। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टुवर्ड्स नेगेटिव बायस। यहां पर भी दायरे में कारोबार, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो आज अगर मेजर इंडाइसेस देखेंगे तो एक आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी लेंड कर रहा है। एक बार लेकर आते हैं एनएससी स्टैट्स, जहां पर ऑलमोस्ट मुकाबला बराबरी का है। 1160 स्टॉक से जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 1096 स्टॉक से जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। एक बार निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी लेकर आते हैं। अगर निफ्टी को सपोर्ट लेंड करने में आज बैंक स्टॉक्स का योगदान कंपैरेटिवली ज्यादा है। अगर आप निफ्टी के बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या देखेंगे, ये देखिए एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, तीनों दिग्गज बैंक मिलकर ही ऑलमोस्ट 80 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लेंड कर रहे हैं। पावर ग्रिड 9 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है। प्रेशर आज ऑयल एंड गैस, ऑटोज, साथ ही आईटी में है, इसीलिए रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, बजाज ऑटो नीचे ड्रैग कर रहे हैं। आईटी इंडेक्स इनफैक्ट कमजोर है आज के सेशन में, ऑलमोस्ट 1% लुढ़का हुआ है। चलिए फटाफट से इंटरनेशनल क्यूज को समझ लेते हैं और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आएंगे। इंटरनेशनल क्यूज पर नजर डालते हैं और शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग और साथ ही एशियन मार्केट्स के ट्रेड पर। यूरोपियन मार्केट्स हालांकि फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव हैं, कोई खास एक्शन यूरोपियन मार्केट्स में है नहीं, लेकिन अगर आप एशियन मार्केट्स देखेंगे तो ज्यादातर एशियाई बाजार प्रेशर के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। चाइना का जो 5 ईयर लोन रेट है वो उन्होंने कट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्वेस्टर्स में वो खुशी नहीं दिखी, क्योंकि मार्केट का मूड वैसा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। सिर्फ एक हांगकांग का बाजार है और एक शंघाई है जो कि हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, बाकी मार्केट्स लाल निशान में है। लेकर आते हैं अमेरिका के फ्यूचर्स। डॉ फ्यूचर्स 85 अंक नीचे है, यानी 1/4% की कमजोरी डॉ फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है। नेस्डेक का फ्यूचर भी 27 अंक नीचे कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। तो ये रहा फिलहाल यूएस के फ्यूचर्स का हाल। तो इंटरनेशनल क्यूज मिक्स्ड हैं आज के कारोबार में, थोड़े से लैक लस्टर ही है। उसी तर्ज पर हम आज कारोबार भारतीय बाजारों में भी होते हुए देख रहे हैं। लेकिन अब तक हुआ क्या है मार्केट में, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। तो बाजार में हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। रिकॉर्ड हाइस के आसपास निफ्टी कारोबार कर रहा है। 22,150 के इर्द गिर्द फिलहाल घूमते हुए दिखाई दे रहा है। आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में आज, क्योंकि एचडीएफसी बैंक सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन लेंड कर रहा है लगातार गिरने के बाद, और बैंक निफ्टी लगभग 400 अंकों पर है। मिड कैप्स में हल्के लाल निशान में कारोबार, इंडेक्स करीब 1/4% नीचे ट्रेड करते हुए। पॉकेट्स अगर आप देखेंगे आज के कारोबार में, तो ऑटो, फार्मा, आईटी स्टॉक्स आज प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं। यहां पर थोड़ा सा दबाव है, कहीं थोड़ी बहुत सेलेक्ट बाइंग देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। तो उसमें आपको शुगर स्टॉक्स दिखाई देंगे, वहां पे थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिल रही है। रियल्टी स्टॉक्स में थोड़ी बहुत बाइंग है। सरकारी बैंक स्टॉक्स पे भी थोड़ा सा मूड पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। तो ये तो रहा मार्केट का अब तक का हाल। लेकिन अब बात करते हैं आपके लिए स्ट्रैटेजीज पर, और सब आज हमारे साथ है एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे। रूपक नमस्कार, बताइए पहले तो इंडेक्स पर राय, निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी? जी निफ्टी मेरे हिसाब से निफ्टी एक रेंज बाउंड ट्रेड में ट्रेड करेगा नियर टर्म में। मेरे ख्याल से 22,200 और 22,000 का रेंज रहेगा। रेंज के अंदर ट्रेड करता रहेगा निफ्टी, बट बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सकता है शॉर्ट टर्म में। और एक रोबस्ट रैली के लिए रेडी मुझे लगता है कि 47,000 के ऊपर एक बार सस्टेन कर गया तो रैली टुवर्ड्स 48,000 मेरे ख्याल से देखने को मिलेगा। तो स्ट्रैटेजी के तौर पे मैं एक स्ट्रैटेजी बताना चाहूंगा, बैंक निफ्टी का कॉल लेना चाहिए 47,000 का, जो कि चल रहा है 240 के आसपास, 245 के आसपास चल रहा है। मेरे ख्याल से 100 पॉइंट का नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 240 का 140 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और टारगेट होना चाहिए 450 का। ओके, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स आपकी तरफ से रूपक? स्टॉक स्पेसिफिक मेरा पहला स्टॉक रहेगा BHEL। स्टॉक ने ये जो रिसेंट कंसोलिडेशन था डेली चार्ट में और या आवरली चार्ट में, उसका ब्रेकआउट दिया और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर कॉन्फिडेंटली सस्टेन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो मोमेंटम क्रिएट हुआ, ये इसको ऊपर की तरफ 245 टू 50 तक लेके जाएगा शॉर्ट टर्म में। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 224 पे। और दूसरा स्टॉक रहेगा इंडिगो। इंडिगो में देख सकते हैं कि डेली चार्ट में वो कंटिन्यूअसली एक क्रिटिकल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था और ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, तो आगे चल के मेरे ख्याल से 3350 तक जा सकता है ऊपर की तरफ, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 3060 के नीचे। ओके,
तो इंडिगो में ट्रेड करने की सलाह है तेजी की तरफ। यहाँ पर 3125 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बाय करके चल सकते हैं इन लेवल से। तो ये ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामने। इंडेक्स तो आपने देखा ही थोड़े से दबाव में है, लेकिन सेलेक्ट पॉकेट स्पेशली मिड कैप कैटेगरी में जहां पर बाइंग सेलिंग देखने को मिल रही है वो एक एक करके आपके सामने लेकर आते हैं। इंडेक्स तो थोड़े से दबाव में है ही। शुरुआत करेंगे फार्मा में। दिग्गज फार्मा में दबाव है, लेकिन जो छोटे फार्मा स्टॉक्स है वहां पर खरीदारी है। ग्लेनमार्क फार्मा 2.5% ऊपर है, सीक्वेंट साइंटिफिक में 4% का मूव, सोलारा 7% ऊपर है, लिंकन फार्मा में भी 3% की तेजी देखने को मिल रही है। फार्मा के बाद लेकर आते हैं होटल स्टॉक्स। ताजवी के 7% ऊपर, शैलेट होटल्स 1.5% ऊपर, आईटीडीसी में 5.5% का मूव, EIH एसोसिएटेड 4% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए। शुगर स्टॉक से बजाय हिंदुस्तान 4% ऊपर, डालमिया शुगर 3.5% ऊपर है, श्रीनगर शुगर्स पे 3.5% का मूव, 3% ऊपर उगर शुगर कारोबार कर रहा है। रियल्टी स्टॉक्स में लोधा 2.5% ऊपर है, 1.5% ऊपर DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज और ओबर रियल्टी में भी 1 से 1.25% की तेजी आज के कारोबार में दिख रही है। अब दिखाते हैं गिरने वाले स्टॉक्स। 63 मूव्स 5% नीचे, बिरला सॉफ्ट 3% नीचे, अकेलिया सॉल्यूशंस 2% नीचे, कोफोर्ज में भी 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही ऑयल एंड गैस में MRPL, GSPL, ऑयल इंडिया कैस्ट्रॉल प्रेशर में है, 2.5% नीचे। GSPL, ऑयल इंडिया कैस्ट्रॉल कर रहे हैं कारोबार। MRPL बहुत चला है पिछले 1 साल में, 5% नीचे ये भी कारोबार करते हुए कल 14-15% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था। तो ये हैं ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयर्स जो कि थोड़े से प्रेशर में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ खबरें आपके लिए लेकर आते हैं और बात करेंगे बाजार में हो रही ब्लॉक डील्स की। बाजार में ब्लॉक डील्स का सिलसिला कायम है। आज MNC कंपनी वर्लपूल में करीब 25% हिस्सेदारी की बड़ी ब्लॉक डील हुई है। खबर है कि शेयर प्रमोटर ने ब्लॉक डील में हिस्सा बेचा है। इसके पहले भी कई MNCs में ब्लॉक डील हुई है। पूरी डिटेल्स लेकर हॉर्माज फताकिया हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए हॉर्माज। ये एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है। जब जब बाजार एक नई ऊंचाई बनाता है तब ये हिस्सा बिक्रियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। आज भी वर्लपूल में एक बड़ी ब्लॉक डील हुई, तकरीबन 25% हिस्सा बिका है। अब खबरें ये लगाई जा रही है, जैसे कि आपने भी कहा कि प्रमोटर की हिस्सा बेचने की खबरें चल रही है। अब प्रमोटर का वर्लपूल में जो विदेशी प्रमोटर है, इनके US बेस्ड जो वर्लपूल कॉरपोरेशन है, उनका अभी 75% हिस्सा है। तो अगर उन्होंने ये 24 या 25% हिस्सा बेचा है तब भी उनके पास 51% की हिस्सेदारी बचेगी। खबरें ये भी चल रही है कि कर्ज कम करने के लिए हिस्सा बेचने की कोशिश कर रहे थे। तो ये एक आज बड़ी ब्लॉक डील जो हुई है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगली बार पहले भी और काफी सारी ऐसी एग्जिट्स हो चुकी है। GMM फॉडलर पिछले साल अगस्त के महीने में पेरेंट कंपनी जो है वो फॉडलर इंटरनेशनल, जिन्होंने 13.5% हिस्सा बेचा था ब्लॉक डील के जरिए। टिमकेन इंडिया एक और ऐसी है कंपनी जहां पर पेरेंट ने अपना 8% हिस्सा बेचा था जून के महीने में पिछले साल। अब ये खबरें लगाई जा रही है, पिछले हफ्ते ही हमने आपको बताया था कि नोवार्टिस जो इंडिया है, नोवार्टिस इंडिया का पेरेंट जो है नोवार्टिस AG, उसने एक स्ट्रेटेजिक रिव्यू अपना शुरू किया है 70% अपना जो हिस्सा है उसे बेचने के लिए। और खबरें ये भी है कि डॉक्टर रेड्डीज उस पोर्टफोलियो को खरीदने के फिराक में है। अब संवर्धन मदरसन ये भी खबरें चल रही है कि सुमितोमो वायरिंग जो है अपना 14% हिस्सा बेचने जा रहा है। ये खबरें हैं, इसके बारे में कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। थॉमस कुक की एक और एग्जिट हुई थी पिछले साल नवंबर के महीने में, जहां फेयरब्रिज ने OFS के जरिए 8.5% अपना हिस्सा बेचा था। और पिछले साल मार्च के महीने में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में क्लियर वेल्थ ने अपना 10% हिस्सा बेचा था। सो ये MNC एग्जिट्स का सिलसिला पिछले 1 साल से चला आ रहा है। आज भी एक बड़ी ब्लॉक डील हुई। जानना दिलचस्प होगा कि किसने इसको हिस्सा बेचा और किसने खरीदा। दैट इज द बिगर क्वेश्चन। शुक्रिया हॉर्माजी डिटेल्स बताने के लिए। तो MNC में बड़ी ब्लॉक डील्स का सिलसिला कायम है। वर्लपूल में भी बड़ी ब्लॉक डील होते हुए दिखाई दी है। लेकिन बात करेंगे अब आगे रिजल्ट्स की। और देश में टूरिज्म का क्रेज बढ़ने से IRCTC का स्टॉक इन दिनों खास फोकस में है। पिछले 6 महीने में IRCTC के शेयर ने 45% से ज्यादा की छलांग लगाई है। आगे के बिजनेस आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं IRCTC के CMD संजय कुमार जैन। संजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट जो आपके रिसेंट अर्निंग्स आए उन पर हमारी नजरें बनी हुई थी, जिसमें आपके टिकटिंग रेवेन्यू तो फ्लैट रहे हैं लेकिन केटरिंग सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ रही है। तो पहले तो अगर हम टिकटिंग रेवेन्यू की बात करें तो किस तरीके के नंबर्स रहे हैं और ये फ्लैटिश साइड पर रहने की कोई खास वजह? अभी हमारा कैटरिंग बिजनेस और टूरिज्म बिजनेस काफ़ी अच्छे मोर देन अराउंड 30% एंड मोर देन 30% से ग्रो किया है इस क्वार्टर में। इसका कारण है, अगर मैं कैटरिंग बिजनेस की बात करूं तो कैटरिंग बिजनेस में अभी वंदे भारत ट्रेन्स जो ऐड हुई हैं उसके चलते हमारे कैटरिंग बिजनेस में ग्रोथ आई है लार्जली। एंड मैं टूरिज्म की बात करूं तो वंदे भारत ट्रेन्स हमने इंट्रोड्यूस की है, जो नई पॉलिसी रेलवे की आई थी उसके बाद से हमने वंदे भारत ट्रेन चलाना स्टार्ट किया। और
अभी हम लोग 11 ऐसी ट्रेनें चला रहे हैं। इसके चलते हमें काफ़ी ग्रोथ मिला है। ओके अच्छा, एक चीज और सर, स्टेट तीर्था से कैसी ग्रोथ रही है और क्या आउटलुक है इस पर्टिकुलर सेगमेंट पर? देखिए, ग्रोथ आउटलुक के लिए मैं सबसे पहले आपको बैकग्राउंड बता दूं। आपको पता ही है कि इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी बूम है। इसके साथ ही स्पेशली रेलवे सेक्टर, जो कि हमारा प्राइम सेक्टर है, जिसके बेसिस पे हम सर्विसेज जिनमें रेलवे पैसेंजर्स को प्रोवाइड करते हैं, उसमें भी काफ़ी ग्रोथ है, काफ़ी कैपेक्स लग रहा है। और डीएफसी भी जो अब चालू हुई है और हो रही है, तो इसमें जो पैसेंजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की संभावना हमें दिख रही है। और हमारा जो उद्देश्य होगा कि इस जो ग्रोथ को हम टैप करें और इसमें हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ें। लेकिन अगर हम अलग अलग सेगमेंट्स की बात करें, पांचों सेगमेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटरिंग टूरिज्म में अच्छी ग्रोथ रही है, जैसे आपने खुद मेंशन किया। एक तरफ स्टेट तीर्था हुआ, साथ ही रेल नीर कारोबार हुआ, और टिकटिंग की तो हमने चर्चा की ही। लेकिन अगर हम मार्जिन्स की बात करें संजय जी, तो स्पेसिफिक सेगमेंट्स में मार्जिन्स कैसे रहे हैं, फिर चाहे वो टूरिज्म हो या स्टेट तीर्था हो? जो स्टेट तीर्थ है, वो स्टेट तीर्थ की जगह पॉलिसी चेंज हो गई है। अब वो वंदे भारत नाम की ट्रेन है, वो स्कीम भारत गौरव नाम की ट्रेन है जो चलती है। तो उसमें एक्चुअली ग्रोथ काफ़ी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी 10-11 ट्रेन हमारी ऑलरेडी चल रही है। और देखिए, मार्जिन की बात ये है कि अब परसेंटेज वाइज आप जाएंगे तो अगर आप देखें तो एब्सोल्यूट टर्म्स में मार्जिन काफ़ी अच्छा आपको दिखेगा। बेसिकली रेवेन्यू जितना ग्रोथ करेगा, एब्सोल्यूट टर्म्स में उसको ग्रो कराना है, मार्जिन उसी पे डिपेंड करेगा। ओके ओके, चलिए, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में मार्जिन्स आपके बेहतर रहे हैं। अच्छा, अगर हम एक आगे का आउटलुक समझना चाहें तो 2-3 चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे। एक तो केटरिंग सेगमेंट में नए कॉन्ट्रैक्ट्स कितने ऐड किए हैं आपने, या कितने और ऐड करेंगे, विजिबिलिटी यहाँ से क्या दिख रही है? और साथ ही रेल नीर प्लांट में आपने कैपेसिटी एडिशन किया है, कितना एडिशन अब तक हुआ है, फर्दर एडिशन होगा क्या? क्वेश्चन बहुत अच्छा है और सही है। देखिए, रेल नीर में ऑलरेडी हमने अभी 2 दिन पहले ही एक प्लांट ऐड किया है जिसकी कैपेसिटी 75,000 बॉटल पर डे की है। और इसके अलावा एक और प्लांट हमारा जो है वो करीब जुलाई में चालू होने की संभावना है। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और ये ऐड होने से हमारी कैपेसिटी भी बढ़ेगी और भी बढ़ जाएगी। और इसके अलावा हम लोग एनालिसिस कराएंगे डिमांड एंड सप्लाई के गैप का, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी ऐड करेंगे। जहाँ तक कैटरिंग बिजनेस की बात है, जैसा अभी हमने आपको बताया कि जब नंबर ऑफ ट्रेन्स, पैसेंजर ट्रेन्स ऐड होंगी तो कैटरिंग बिजनेस हमारा स्वतः ही ग्रो करेगा। हमारा काम केवल ये रहेगा कि उसको कितनी जल्दी से ग्रैब कर पाएँ। और जहाँ तक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की बात है, आपको मालूम होगा कि रेलवे मंत्रालय ने अभी एक नई पॉलिसी जारी की है जिसमें 7 सालों के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। ऑलरेडी हमने टेंडर फ्लोट कर दिए और अंडर प्रोसेस है। अच्छा, अगर ई केटरिंग की ही बात करें तो अभी करंट मील्स पर डे क्या है संजय जी, और साथ ही कुछ स्पेसिफिक नंबर जो आप आगे जाते हुए टारगेट कर रहे हो, स्पेशली बाय ईयर एंड? देखिए, नंबर्स की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में जैसे 45,000 लास्ट क्वार्टर का जितना मेरे को जानकारी है पर डे के मिल्स हम सप्लाई करते थे ई कैटरिंग से। अब उसके जगह हमने लास्ट क्वार्टर में इस जो क्वार्टर गया है उसमें 60,000 हमने किया है। इसके अलावा हमने जोमेटो और जैसे एग्रीगेटर्स को भी अपने प्लेटफॉर्म पे लिया है। तो वी आर सीइंग अ वेरी गुड ग्रोथ। नंबर्स और परसेंटेज यू कैन अंडरस्टैंड। 45 पे 15,000 तो ग्रोथ नंबर्स तो अभी काउंट करने से अच्छा है कि हमें सिस्टम को सेट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे ला करके, जो अच्छे अच्छे एग्रीगेटर्स हैं उनको प्लेटफॉर्म पे ला करके काम करना है, और वो हम कर रहे हैं। अच्छा संजय जी, ओके, आपकी बातचीत से लगा टूरिज्म सेक्टर को लेकर भी आप काफ़ी बुलिश हैं। ये जो पॉकेट सेगमेंट है आपके लिए, और नंबर्स भी वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जहां पर ग्रोथ हमने टूरिज्म सेगमेंट में स्पेशली आते हुए देखी है। तो कुछ नए टूर पैकेजेस आप आगे जाते हुए ऐड करेंगे क्या? अगर हाँ, तो कौन से वो स्पेसिफिक सेक्टर्स रहेंगे जहां पर आपका फोकस होगा?
देखिए, आपने एकदम सही कहा कि तीर्थ के लिए लोग काफ़ी उत्साहित रहते हैं और ये एक सालों भर चलने वाला सेगमेंट है। तो टूरिज़्म में देखिए हमारा जो फोटे है, दोनों तरह का फोटे, रेल बेस्ड टूरिज़्म हमारा जो है फोटे है। और रेल बेस्ड टूरिज़्म में जो पॉलिसी नई आई है भारत गौरव वाली, उससे हमको लगता है कि हम लोग तीर्थ क्षेत्रों में ले जाने के लिए लोगों को काफ़ी अच्छा हमें एक पॉलिसी सपोर्ट मिला है, जिसको हमें आगे काम करके और भी बढ़ाना है। और इसके अलावा दूसरा सेगमेंट है लग्जरी टूरिज्म का। तो मुझे बताते हुए काफ़ी हर्ष है कि महाराजा एक्सप्रेस जैसी लग्जरी ट्रेन, उसमें भी हमारा ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। मतलब इनबाउंड जो ट्रैफिक आ रही है इंडिया में, जिससे फॉरेन एक्सचेंज की कमाई होती है, वो भी अच्छा ग्रो कर रहा है। ओके, चलिए शुक्रिया सर आने के लिए, सीएनबीसी आवाज पर अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए, आगे का एक आउटलुक भी देने के लिए, किस तरह की ग्रोथ एंटिसिपेट आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। स्टॉक 951 के आसपास कारोबार करते हुए और फिलहाल आधा% की मजबूती के साथ कर रहा है ट्रेड। चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर क्लियर नंबर 1 का अपडेट चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, आगे बढ़ेंगे। अब लेकर आते हैं क्लैड नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते मुकाबला है मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, प्रूडेंट ब्रोकिंग के प्रदीप होटचंदानी, एंजल वन के ओशो कृष्णन के बीच। दिखाते हैं अपडेट। शॉपर स्टॉप एक ट्रेड था प्रदीप के पोर्टफोलियो में, एग्जिट किया है इन्होंने 762 के लेवल्स पर, 850 हालांकि इनके टारगेट थे, 738 का स्टॉप लॉस इन्होंने रेकमेंड किया था। साथ ही गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, प्रदीप के पास एक ट्रेड जहां पर बाय करने की सलाह ये दे रहे हैं 400 के टारगेट्स के लिए, 364 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, 380 पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। दिखाते हैं अब रिटर्न की स्थिति। दूसरा सेशन है हालांकि आज मुकाबले का। फिलहाल तीनों ही खिलाड़ियों की तरफ से नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं। अरुण का पोर्टफोलियो -3.23%, प्रदीप का पोर्टफोलियो -0.29%, ओशो कृष्णन का पोर्टफोलियो -2.41% रिटर्न्स लैंड कर रहा है। ये रहा रिटर्न की स्थिति। इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे नाल्को के सीएमडी श्रीधर पात्रा से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।